नमस्कार बच्चों, रोक गोल्ड एकेडमी ई क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं नीतू गोयल आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुई हूँ आज का पाठ, जिसका नाम है लखनवी अंदाज और उसके लेखक हैं यशपाल। बच्चों, यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई थी। यशपाल जी की रचनाओं में उनके कहानी संग्रह मेन थे। कहानी संग्रह में ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। और अमिता, दिव्या, पार्टी, कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। आइए अब पाठ प्रवेश करते हैं। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष कर रहे हैं कि जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। यानी कि बात उस समय की है, स्वतंत्रता के बाद की है बच्चों, जब सरकार जो थी वो रियासतों पर सरकार कब्जा कर रही थी। उस समय जो सामंती वर्ग थे, पैसे वाले का जो ग्रुप था, उस पे इन्होंने व्यंग किया है। लेखक ने पैसे वाले जो ग्रुप था उन पे व्यंग किया है कि मतलब वास्तविकता ये थी कि उनकी रियासत नहीं रही थी, फिर भी उनकी जीवन शैली या लाइफ स्टाइल जो भी था, शान शौकत में वो अभी भी जी रहे थे। तो आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लेखक कह रहे हैं कि मतलब उनकी जो है पैसा छिन गया, उनका नवाबी उनकी चली गई, मतलब लेकिन उनका जो रहन सहन है, खाने का स्टाइल है, झूठी शान शौकत है, वो आज भी है कि आज भी ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ प्रदर्शन के लिए अपनी शान शौकत को दिखाते हैं या उनका ढोंग करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, चलिए पाठ लखनवी अंदाज। जैसे बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा है, लखनवी अंदाज यानी कि लखनऊ से इस पाठ का संबंध है। हाँ बच्चों, इसका लखनऊ में रहने वाले जो नवाब होते हैं उनसे संबंध है, क्योंकि जो नवाब हैं उनका लाइफ स्टाइल अलग ही होता है। वो रईस, लखनऊ में रहने वाले नवाब रईस होते हैं और उनका रहने का और बोलने का और उनका मतलब आपस में बातें करने का और शान शौकत दिखाने का उनका ये अलग ही निराला तरीका होता है। तो यहाँ पे भी उन्हें लखनवी नवाबी साहब हैं, उनके बारे में बताया गया है। देखिए, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार भर रही थी कि यहाँ पे ना लखनऊ स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन चलने वाली थी। लखनऊ स्टेशन से एक ट्रेन चलने वाली थी और जो लेखक था उसे भी पास के स्टेशन पे ही जाना था और उन्हें कहानी भी लिखनी थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं एकांत जगह में जाऊं जहाँ पे मतलब मुझे प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिले कि तो उन्होंने ऐसे ही सेकंड क्लास के डिब्बे में कहानी लिखने के मन से एकांत की जगह भी चाहिए थी उन्हें, तो वो सेकंड क्लास के डिब्बे में उन्होंने टिकट ले लिया। तो वो पहले उस समय बच्चों फर्स्ट क्लास भी होता था, सेकंड भी होता था और थर्ड भी होता था, लेकिन लेखक ने वो सेकंड क्लास का ले लिया कि पैसे तो थोड़े से ज़्यादा लगेंगे लेकिन एकांत मिल जाएगा और मुझे कहानी लिखने का भी मौका मिल जाएगा। एकांत में बैठ के मैं कहानी लिख लूँगा। और जैसे ही गाड़ी मतलब चली तो जल्दी जल्दी में फिर उन्हें जो भी खाली डिब्बा दिखा, एक डिब्बे को वो खाली समझ के सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को, जैसे ही ट्रेन चली तो सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझ के वो उसमें चढ़ गए कि इसमें कोई नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे वो डिब्बा एकांत नहीं था। वहाँ पे पहले से ही लखनऊ की नस्ल के में एक सज्जन बैठे हुए थे, पलोथी मार के, यानी कि नवाब साहब बैठे हुए थे। तो और उन्होंने क्या, सामने ताजे चिकने खीरे उन्होंने तौलिए पे रखे हुए थे। तो डिब्बे में जैसे ही लेखक कूदे तो उन नवाब को मतलब बुरा सा लगा,
वो असंतोष सा उनकी आंखों में दिखाई दिया कि उन्हें बड़ा अजीब सा लगा कि जैसे वो भी अकेलापन चाहते थे और एकदम से लेखक के जाने से उन्हें बड़ा बुरा सा लगा। तो लेखक सोचता है कि शायद मतलब इन्हें नवाब साहब को इसलिए बुरा लगा होगा कि इन्होंने भी सोचा होगा कि वो भी कहानी लिखने के लिए यहाँ बैठे होंगे नवाब साहब, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु खाने का मन कर रहा होगा लेकिन लोगों के आगे, भीड़ के आगे खाते हुए थोड़ा सा कतरा रहे होंगे, तो इसलिए सोचा होगा कि वो अकेले बैठ के खाएंगे। और उन्होंने उनकी संगति, जैसे वो बैठे ना, जैसे वो आए तो कोई रेस्पॉन्स भी नहीं दिया, और फिर रेस्पॉन्स नहीं दिया नवाब साहब ने भी जैसे देखते एकदम बंदा मुस्कुराता है, स्माइल होती है, पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो नवाब साहब ने जब कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो लेखक ने भी अपनी आंखें चुरा ली। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ होती है ना, कि जब वो नहीं बोल रहे तो हम भी नहीं बोलते। नवाब साहब ने सोचा कि जब ये नहीं बोलते तो हम भी नहीं बोलते, हम भी तो अपने आप में कहीं ना कहीं तो हम भी वैल्यूबल हैं, हम भी सम्मान के लायक हैं। और दोनों बैठे रहे उधर, वो भी तो। और जो लेखक होता है, लेखक की तो पुरानी आदत होती है विचार करने की, सोचने की। अब यहाँ पे लेखक फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि, और वो ना अनुमान लगाते रहते हैं कि जो नवाब साहब हैं, मेरा आना इन्हें अच्छा नहीं लगा है ना, और ये तो बिल्कुल अकेले यात्रा करना चाहते थे। और अकेले यात्रा कि ऐसा हो सकता है कि हाँ, अकेले यात्रा करने के लिए इन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा, और अभी ने ये मतलब गवारा नहीं हो रहा कि मतलब कोई मजले दर्जे का, यानी कि मध्यम वर्ग का कोई आदमी इनके साथ सफ़र कर रहा है और इन्हें देख रहा है कि खीरे खाते हुए देख रहा है। भाई एक नवाब साहब जो कि एक खीरा जैसी सामान्य खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, तो वो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। और इस तरह से लेखक बैठा हुआ सोच रहा है कि इनके असंतोष का कारण यही होगा कि ये एकांत चाहते होंगे और ये डिस्टर्बेंस नहीं चाहते होंगे किसी का भी। और खीरा जो उन्हें खाना था वो अकेले में खाना पसंद करते होंगे, लेकिन मेरे आने से इन्हें थोड़ा असंतोष सा दिखाई दिया इनकी आंखों में। तो ऐसे ही लेखक सोच रहे थे। तो ऐसे ही नवाब साहब ने नवाब साहब की ओर सोच रहे थे और नवाब साहब की ओर देख रहे थे। और नवाब साहब कुछ देर खिड़की से बाहर देखे, स्थिति को उन्होंने देखा और फिर कहा कि मतलब नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि अरे जनाब, खीरे का सोप बनवाइए, लीजिए आप भी खीरा लीजिए। किसने कहा बच्चों? नवाब साहब ने लेखक से। बाहर को देखते रहे खिड़की में और फिर बोले नवाब साहब कि लेखक से कि लीजिए साहब आप भी खीरा लीजिए। और नवाब साहब का ऐसा भाव परिवर्तन उन्हें अच्छा नहीं लगा लेखक को, कि मतलब अब तो उन्होंने आदाब किया और तहजीब में कहा कि एकदम से उन्होंने ऐसा रंग सा बदला, तो भाप लिया कि शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हम मामूली लोगों की हरकतों में भी लथेड़ लेना चाहते हैं, कि मतलब जैसा ही आपने परिवर्तन कर लिया। ये तो अभिमान है कि शरीफ बनने का आप तो ड्रामा कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो। तो पर लेखक ने इस पे जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाइए, कि बस धन्यवाद, आप ही खाइए, कि हम थोड़ा ना कम है, हमारा भी तो कोई आत्मसम्मान है। तो लेखक ने खीरा खाने के लिए मना कर दिया। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर फरमाया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। नवाब साहब ने जब लेखक ने मना कर दिया तो उन्होंने तौलिया झटका और बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, तौली से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। कड़वे होते हैं ना खीरे, तो उन्हें रगड़ के निकाला जाता है। तो फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से छील कर फाकों को करीने से तौलिए पर सजा दिया, कटिंग्स करके लंबी लंबी फाकों में रख दिया। अब फिर उन्होंने उसके ऊपर मिर्च मसाला, जो नमक मिर्च जीरा मिला हुआ मसाला होता है, वो फैला दिया और बुरक दिया, मतलब फाकों पर फैला दिया। और मतलब जैसे वो कर रहे थे तो उनका मुख जो था ना, वो मतलब हाव भाव उसके उन्हें ऐसे लग रहे थे जैसे वो मिक्स कर रहे थे ना। खीरे काटे उन्होंने, उसके ऊपर नमक मिर्च और नींबू काली नमक मिलाया, तो हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे मतलब उनका ध्यान सारा खीरे पे हो और उसे खाना चाह रहे हैं, उनकी जीभ में पानी आ रहा हो।
और मतलब हम कनखरियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पे ही उतर आए हैं कि हम तो यही सोच रहे थे कि भाई वैसे तो रईस बनते हैं ये, है ना। और देखो चुपके से खीरे खा रहे हैं। रईस बंदा खीरे थोड़ा खाता है, बादाम खाता है, मेवा ये लोग खाते हैं, इस तरह की चीज़ें खाते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और बोले, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। उन्होंने कहा, अरे साहब आप भी लीजिए, खीरा खास खीरा है लखनऊ का। नमक भी छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पानीयती फाके देखकर पानी मुंह में तो जरूर आ रहा था लेखक का, लेकिन वो इनकार कर चुके थे। लेखक ने मना कर दिया था, नहीं हमें नहीं खाना। तो शुक्रिया कि इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। किसने कहा? लेखक ने। कहते नहीं, तलब होती है बच्चों इच्छा, कि मुझे इस समय इच्छा नहीं हो रही। और मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा होता है ये अमाशय पेट, कि मेरा पेट कमज़ोर है। तो किबला शौक फरमाया, किबला होता है आप, कि आप ही खाइए। लेखक ने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, आप ही खाइए। नवाब साहब ने सैतरशन आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फांकों की ओर देखा। सैतरशन होता है बच्चों प्यासा, कि मतलब आँखों से, प्यासी आँखों से देखा खीरों की ओर, कि जैसे मतलब कितने भूखे हैं खाने के लिए। और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, लंबा सांस लिया खिड़की के बाहर देखते हुए। और खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। कौन? नवाब साहब। खीरे की एक फाक को उठा के होठों तक ले गए, फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, आंखें बंद करी, खीरा की फाक हाथ में ली, लंबी सांस ली और आंखों को बंद कर दिया। मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया। एकदम से मुंह में पानी आया और नीचे उन्होंने गटका सी लिया पानी। जैसे मुंह में पानी आ जाता है और उसे गटक जाते हैं तो वो। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, मतलब खीरे की फाक ली, सूंघा लंबी सांस से और बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर और ऐसे ही करते रहे। रसवादन जैसे, मतलब उन्हें सूंघने मात्र से ही खीरे का टेस्ट आ गया हो, है ना। और उन्हें खीरों को बाहर, खीरे की फाकों को बाहर फेंकते गए। सारी फाकें उन्होंने बाहर फेंक दी। ऐसे ही करा। खीरे जो नमक मिर्च बुटकी भी खीरे की फाक थी, उसे होठों तक, नाक के पास तक ले गए, उसे लंबा सूंघा और उसे बाहर फेंक दिया। ऐसे जैसे सूंघने मात्र से ही उनका पेट भर गया हो, कि मतलब। और वो ऐसा कर रहे थे और हमारी ओर देख रहे थे। लेखक कह रहे हैं कि हमारी ओर देख रहे थे कि, और ये कह रहे हों कि ख़ानदानी रईसों का तरीका ये है, ख़ानदानी रईसों का तरीका खाने का। तो नवाब साहब की खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब नवाब साहब ने सारे खीरे सूंघे और फिर लेट गए। उन्हें तो और हमें तस्लीम में सिर ख़त्म कर लेना पड़ा। तस्लीम होता है स्वीकृति, खम कर लेना, झुका लेना, कि हम भी ये चीज़ स्वीकार कर गए और हमें भी भाई सिर झुका लेना पड़ा कि वाकई में ये है ख़ानदानी इनकी तहजीब और नजाकत और इनके नखरे। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने से इस तरीके को, कि भाई कैसे इन्होंने, बताओ, खीरा खाने की चीज़ होती है, फेंकने की चीज़ होती है। इस तरह हम सोच ही रहे थे कि इन्होंने तो सूंघ के और बाहर फेंक दिया। और तो खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीज या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, कि मतलब यह बढ़िया तरीका तो कहा जा सकता है, लेकिन मतलब क्या मतलब ऐसे तरीके से ये उदर की तृप्ति हो सकती है? ये उदर, पेट नहीं भर सकता। तो लेखक सोच ही रहे थे इस तरह से कि जैसे इन्होंने सूंघा और बाहर फेंक दिया, तो इससे पेट की तृप्ति थोड़ा ना हो सकती है, कि वाकई में ये इनके स्टाइल का तरीका है, ये अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे पेट तो नहीं भर सकता। और नवाब साहब ऐसा ही सोच रहे थे कि नवाब साहब को देखकर वो ऐसा सोच रहे थे कि तभी नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। जैसे ही नवाब साहब ने डकार ली और हमारी ओर देखकर कहा, खीरा खाने में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये ना अपच होता है, शकील होता है, मतलब पचता नहीं है,
नामुराद मैदे पर जोर डालता है। मैदे होता है पेट, कि पचता नहीं है, भारी होता है और पेट पर बोझ डालता है। लेखक ज्ञान चक्षु खुल गए, और ऐसा लेखक ने ऐसे सुना तो उनके लेखक की आंखें खुल गई और वो जान गए कि ये है नई कहानी के लेखक कि मतलब उन्हें नई कहानी लिखने का टॉपिक मिल चुका था एक। तो वो सोच रहे हैं खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना के से पेट भर जाने का डकार आ सकती है, कि मतलब खीरे की मात्र सुगंध से और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाता है और डकार आ जाती है। तो क्या बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से एक नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब खीरा बिना खाए सुगंध से ही पेट भर सकता है, डकार आ सकती है, तो क्या बिना विचार और घटना और पात्र, लेखक की इच्छा मात्र से, पात्र के बिना सिर्फ लेखक की मतलब इच्छा मात्र से एक नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ये था बच्चों आज आपका चैप्टर लखनवी अंदाज। और इस पाठ के अंदर हमने पढ़ा नवाब साहब की झूठी शान शौकत का जो वो प्रदर्शन कर रहे थे। खीरे उन्होंने बिना खाए ही फेंक दिए और लेखक को एक कहानी लिखने के लिए मिल गई। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। धन्यवाद।